नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में है और किस देवता को समर्पित है। जी हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 10 महीने का अंतर हो तो ज्यादा कारगर होगी कोविशील्ड, नई स्टडी में खुलासा। जी हां दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 2 डोज के बीच टाइम गैप को लेकर बहस जारी है। अब ऑक्सफोर्ड की एक नई स्टडी में कहा गया है कि अगर इस वैक्सीन की 2 डोज के बीच में टाइम गैप 10 महीने का रखा जाए तो कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। स्टडी में कहा गया है कि अगर तीसरा बूस्टर शॉट भी लगाया जाए तो वो एंटीबॉडी बढ़ाने में काफी कारगर साबित होगा। माना जा रहा है कि इस स्टडी के बाद वैक्सीन की किल्लत झेल रहे देशों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार की ओर से की गई बड़ी घोषणा, जानिए क्या मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस दौरान सीतारमण ने केंद्र की तरफ से पूर्व में किए गए एक और ऐलान को अमली जामा पहनाने की घोषणा की है। यह किसानों को अतिरिक्त खाद सब्सिडी देने को लेकर है। दरअसल पिछले वित्त वर्ष में किसानों को खाद सब्सिडी के मद में 27,500 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे चालू वित्त वर्ष में बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे हाल ही में उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कहर के बीच वित्त मंत्री ने किया राहत पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी हेल्थ सेक्टर को, जबकि 60,000 करोड़ रुपए अन्य सेक्टरों को दी जा रही है। इसके तहत 100 करोड़ रुपए तक का लोन 7.95% ब्याज पर दिया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज दर 8.25% से ज्यादा नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि महामारी में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को भर्ती कर रहे हैं आतंकी संगठन। जी हां दोस्तों, भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि दुनिया भर में आतंकी संगठनों में बड़ी संख्या में बच्चों की भर्ती की जा रही है। खास तौर पर कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद होने की वजह से आतंकी संगठनों ने इसका जमकर फायदा उठाया और बच्चों को आतंकी गतिविधियों में लगाया है। भारत ने कहा कि यह एक ऐसा खतरनाक और चिंताजनक प्रवृत्ति है। भारत ने साथ ही इसके लिए जिम्मेदार सभी तत्वों को मिलने वाले संरक्षण को खत्म करने का भी आह्वान किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द खाते में आने वाली है अगली किस्त, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खाते में अगली किस्त ट्रांसफर कर सकती है। पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार की ओर से ये पैसे सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले। साथ ही खेती किसानी, मछली पालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, इसका लाभ ले सकता है। ऐसे में अब किसान 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 6 महीनों के दौरान एलएसी के पास 100 से अधिक सैन्य अभ्यास कर चुका है चीन, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन के बीच एलएसी के टकराव वाले हिस्से पर बातचीत के बावजूद अभी तक कोई पुख्ता हल नहीं निकल सका है, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने इस साल तिब्बत में सीमा के करीब वाले इलाके में 100 से अधिक सैन्य अभ्यास किए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि चीन ने पिछले हफ्ते तिब्बत की राजधानी लहासा और निंगची के बीच बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ रणनीतिक इलाका है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर गूगल और फेसबुक को समन, आज संसदीय समिति में होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया को तलब किया है।
संसद की स्थायी समिति मंगलवार को फेसबुक व गूगल के साथ एक बैठक करने वाली है। बैठक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। यह बैठक मंगलवार शाम 4 बजे से होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस पर खुलासा, तापमान का नहीं पड़ता है असर, जानिए अध्ययन की बातें। जी हां दोस्तों, कोरोना का वायरस 50 डिग्री तक के बिना किसी प्रभाव के अपना काम करता रहता है। 50 से ऊपर तापमान जाने पर यह जलना शुरू हो जाता है और 80 डिग्री के बाद भी यह पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। वहीं पर 80 डिग्री की तपिश झेलने के बाद भी इसका कुछ हिस्सा सक्रिय रहता है। कोरोना वायरस पर गर्मी और बढ़ते तापमान पर पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR के वैज्ञानिकों ने पहला अध्ययन किया है। अनुमान है कि इस हिस्से को नष्ट करने के लिए करीब 100 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की बड़ी पहल, अब इस महीने तक नहीं कटेगा PF का पैसा। जी हां दोस्तों, देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े नौकरी पैसा लोगों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। कोरोना संकट के इस दौर में केंद्र की मोदी सरकार अगले साल 31 मार्च 2022 तक उनकी सैलरी से कटने वाले PF के पैसों का भुगतान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत इसकी डेडलाइन 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन के साथ भारत ने बदला अपना रुख, LOC पर तैनात किए 50,000 सैनिक। जी हां दोस्तों, 70 वर्षों में पहली बार भारत ने चीन के प्रति अपना रुख बदला है। अपने पिछले रक्षात्मक दृष्टिकोण के विपरीत, जिसने चीनी आक्रमण को रोकने के लिए एक प्रीमियम रखा था, भारत अब वापस हमला करने के लिए सैन्य विकल्पों को पूरा कर रहा है और उसके अनुसार अपनी सेना को पुनर्निर्देशित किया है। भारत ने लगभग 50,000 सैनिकों को पुनर्निर्देशित किया है, जिनका मुख्य फोकस चीन के साथ विवादित सीमा पर होगा। सूत्रों ने कहा है कि मथुरा स्थित एक स्ट्राइक कॉर्प, जिसे पहले पश्चिमी सीमाओं को पाकिस्तान में पार करने का काम सौंपा गया था, को चीन के साथ विवादित सीमा क्षेत्रों में अपनी स्थिति में फिर से बदल दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से नेपाल तक चलने वाली सीमा के सबसे कम विवादित हिस्सों में भी कम से कम डिवीजन स्तर के सैनिकों के साथ तैनाती को मजबूत किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लॉन्चिंग के 4 महीने बाद अब फौजी गेम में खेल सकेंगे डेथ मैच। जी हां दोस्तों, एनकोर गेम्स द्वारा फौजी गेम में लगभग 4 महीने बाद आखिरकार डेथ मैच मोड को चालू करना शुरू कर दिया गया है। गेमिंग मोड अभी भी बीटा फॉर्म में है और कंपनी का कहना है कि वे सुधार के लिए प्लेयर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। नई घोषणा एनकोर गेम्स और फौजी के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से की है। इस साल की शुरुआत में सिंगल कैंपेन मोड के साथ लॉन्च किया गया टाइटल उन प्रशंसकों के बीच लोकप्रियता हासिल करने की उम्मीद करेगा जो PUBG के नए अवतार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डेथ मैच मोड यूजर्स को 5 सदस्यों की एक टीम बनाने का सक्षम करेगा। हालांकि हमने अभी तक नए अपग्रेड की कोशिश नहीं की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का इंतजार जल्द होगा खत्म, संसद के मानसून सत्र में पारित हो सकता है विधेयक। जी हां दोस्तों, अलग अलग नियामकों के बीच बिखरी उच्च शिक्षा को फिलहाल भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जैसे एक नियामक के दायरे में लाने की तैयारी पूरी हो गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इसका पूरा ढांचा तैयार कर लिया है, अब इसे सिर्फ संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार इसे लेकर विधेयक ला सकती है। सरकार बजट में इस प्रस्तावित आयोग को इसी साल गठित करने का ऐलान कर चुकी है। बता दूं कि ऐसे में अब इसके गठन के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिलहाल इस प्रस्तावित आयोग के तहत 4 स्वतंत्र संस्थाएं की गठित होगी। इनमें पहली वाली राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद होगी, दूसरी संस्था राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद होगी, तीसरी संस्था उच्च स्तर शिक्षा अनुदान परिषद होगी और उच्च शिक्षा संस्थानों की फंडिंग का काम देखेगी, चौथी संस्था सामान्य शिक्षा परिषद होगी जो नए शिक्षा कार्यक्रम को तैयार करने और उन्हें लागू करने का काम देखेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मुंबई पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की आपत्तिजनक तस्वीर साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने कहा कि एक राकंपा कार्यकर्ता DS सावंत की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उपनगर चेंबूर निवासी कार्यकर्ता की शिकायत पर स्थानीय पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।